आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज हमारे पास पाकिस्तान को दिखाने के लिए दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तय करने में हमें भी थोड़ा वक्त लगा कि पाकिस्तान को पहले कौन सी तस्वीर दिखाई जाए, पहले पहलगाम दिखाएं या पहले पाकिस्तान का हिस्सा दिखाएं। हमने ये तय किया कि चलो सबसे पहले पहलगाम की तस्वीरें दिखाते हैं। पहलगाम की ये तस्वीरें देखकर आज पाकिस्तान का मुंह कितना छोटा सा हो जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला आज पहलगाम में थे और इन दोनों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों को आज शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की बुद्धि पर बहुत तरस आएगा। उमर अब्दुल्ला साइकिलिंग का शौक रखते हैं और आज उन्होंने पहलगाम की सड़कों पर साइकिल चलाई। तस्वीर में देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला कितनी आराम से साइकिल चला रहे हैं और पहलगाम में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। ये देखकर कोई नहीं कह सकता कि 22 अप्रैल को पहलगाम में ही आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था और उसके बाद कितना तनाव पैदा हो गया। उस हमले में हमारे 26 नागरिकों की जान गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की गई कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को घर में घुसकर आतंकवादियों के पनाहगाह पर हमने हमला किया, जबरदस्त कामयाबी मिली और इसी के साथ ही साथ पहलगाम में भी जिंदगी पटरी पर लौटे। वहां की रौनक वापस आ जाए, इसकी कोशिशों में कामयाबी किस तरह से मिली है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उमर अब्दुल्ला का ये साइकिल चलाना मैसेज है कि अब वो दिन लग गए जब पाकिस्तान की आतंकी हरकतों की वजह से घाटी में कई दिन तक कर्फ्यू जैसे हालात रहा करते थे। यह मैसेज है कि अब किसी भी हमले के बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जैसा ट्रेलर दिखाकर खुद के हालात को सामान्य करना भारत बहुत अच्छे से जानता है। यह न्यू नॉर्मल है हिंदुस्तान के लिए। वैसे पाकिस्तान ने जिस मकसद से पहलगाम में हमला कराया था उसका एजेंडा तो 2 दिन में ही फेल हो गया था, क्योंकि उस वक्त खुद पहलगाम में मेरी मौजूदगी थी और मेरा खुद का देखा हुआ है कि हमले के बाद टूरिस्ट थोड़े घबराए जरूर, लेकिन वो कश्मीर से भागे नहीं बल्कि पहलगाम में फिर से लोगों ने घूमने का रुख किया। पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में विशेष कैबिनेट की बैठक भी की। आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत आतंक को कुचलकर नॉर्मल रहना बहुत अच्छे से जानता है। उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में यह पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर और जम्मू के अलावा कहीं और हुई हो, यानी कि पहलगाम। उमर अब्दुल्ला ने टूरिस्ट ऑपरेटर्स से भी बातचीत की, उनके साथ बैठक की है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के 48 टूरिस्ट स्पॉट सुरक्षा लिहाज से बंद करने पड़ गए थे। उमर अब्दुल्ला ने मैसेज दिया है कि अब उन्हें खोलने का भी समय आ गया है, क्योंकि हालात सामान्य हैं। वैसे भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा ऑपरेशन सिंदूर से अच्छे से मिल चुकी है। उमर अभी नीति आयोग की बैठक में आए थे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि कश्मीर के टूरिज्म को पटरी पर लाने के लिए कोशिश हो कि देश के अहम संस्थानों और उपक्रमों की तरह की बैठकें कश्मीर में लगातार होती रहें। तस्वीर आपके सामने आ गई है। पाकिस्तान के लिए गिलास फोड़ा 12 आना जैसे हालात हैं। पहलगाम हमले के पीछे जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, उल्टे भारतीय सेना के हाथों ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो तबाह हो गया, बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग हिस्सों में लोगों से लगातार वो मुलाकात भी कर रहे थे और इसी के साथ ही साथ देश और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कि पहलगाम में सब कुछ नॉर्मल है। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है पाकिस्तान को दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर दिखाने का, और ये एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी की पूरी पिक्चर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की जो पिटाई की है उस पिक्चर का पार्ट 3 है। 6 मई की रात से 9 मई की रात तक पाकिस्तान की पिटाई के 2 पिक्चर आप देख चुके हैं जनहित में, लेकिन ये तीसरी पिक्चर जिसका आपने अभी तक सिर्फ ऑडियो ही सुना था, इसके वीडियो से आप वंचित थे क्योंकि हमारे पास भी नहीं था। तो आज पूरी पिक्चर आप तक पहुंचाते हैं। झूठ का जश्न मना रहे पाकिस्तान को ये तस्वीरें आज बहुत ज्यादा चुभने वाली हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस वक्त दुनिया भर में घूम घूम कर जिस तरह अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद पता नहीं उनके दिल पर क्या बीतने वाली है और अब नहीं पता कि वो किस मुंह से फिर से झूठ बोलेंगे।
ये वीडियो है बॉर्डर पर भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के पराक्रम का। 7 मई से 9 मई की रात तक जब आप पाकिस्तानी ड्रोन्स को कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट होते देख रहे थे, उसी के पीछे पीछे आप भारी गोलाबारी की आवाजें भी सुन रहे थे। वो बीएसएफ के धमाके थे जो पाकिस्तान में हो रहे थे। और आज बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिए उसी जवाब की 5 मिनट 20 सेकंड की पिक्चर रिलीज की है। तो पाकिस्तान भी आंखें खोलकर देखे कि अकेले बीएसएफ ने बॉर्डर पर उसका हाल किस तरह से बेहाल कर दिया। और अब पाकिस्तान की पिटाई का संपूर्ण दृश्य एक साथ देखिए। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। हाफिज सईद और मसूद अजहर के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिए थे। 100 आतंकी मार गिराए थे। इसके बाद 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी थी। उसके 13 सैन्य बेस और एयरबेस को किसी लायक नहीं छोड़ा था। और इसी क्रम में अब 7 मई से 9 मई की रात बीएसएफ के पराक्रम की पिक्चर है, जिसमें भारत के फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने बॉर्डर पार से गोलीबारी कर रही पाकिस्तानी सेना की चौकियां गोलाबारी से पूरी तरह से तबाह कर दी थीं। पाकिस्तान की पिटाई की 5 मिनट 20 सेकंड के इस पिक्चर का एक एक फ्रेम पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने वाला है। भारत के सामने उसे उसकी हैसियत पाकिस्तान की क्या है, 2 कौड़ी के नहीं है, यही भारत की ओर से बताने की कोशिश है। जिन 3 दिन पाकिस्तान भारत में ड्रोन अटैक कर रहा था, उसी दौरान हैवी शेलिंग की आवाजें भी आ रही थीं। लेकिन रात को समझ पाना मुश्किल था कि पाकिस्तान में किस पैमाने पर तबाही मची होगी। लेकिन अब सारे जिंदा सबूत सामने हैं। यह पाकिस्तानी आर्मी की वो पोस्ट है जहां से ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की जा रही थी। लेकिन बीएसएफ ने गोलियों का जवाब गोलों से दिया और पाकिस्तान की इन चौकियों को ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान की 10 चौकियों की ये तस्वीरें सिर्फ एक सैंपल हैं। बीएसएफ ने असल तबाही इससे 10 गुना ज्यादा मचाई है। पाकिस्तान के 47 अग्रिम चौकियों और 72 चौकियों को तबाह करके रख दिया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। तस्वीरें देख सकते हैं, बीएसएफ ने ऊंची ऊंची चोटियों पर मौजूद पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को किस तरह से तबाह किया। दूर दूर की पाकिस्तानी चौकियां भी बीएसएफ के प्रचंड पलटवार से बच नहीं पाई। पाकिस्तान खुद सीज फायर के लिए आगे आया तो उसके पीछे 9-10 मई की रात का हवाई हमला तो था ही, बीएसएफ का यह जवाब भी था जो पाकिस्तान को दिया गया था। 9 तारीख की शाम को फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया। और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे। और अब मैं चाहूंगी कि एबीपी न्यूज का ये वाला वीडियो क्लिप जरूर पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान को बताया जाए कि उसके लिए भारत की बेटियां ही काफी हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ के हाथों पाकिस्तान की दुर्गति का जो वीडियो आप देख रहे हैं, उसका ये हाल बनाने में बीएसएफ की महिला जवान भी बढ़ चढ़कर आगे थीं। यानी कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका भले ही ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स दे रही हों, लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला जवान पाकिस्तान को बोलियों की नहीं गोलियों की भाषा में समझा रही थी। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारी इन बहादुर महिलाओं ने पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही। मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के
दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। जैसे 1971 में जनरल नियाजी के सरेंडर की तस्वीर आज भी पाकिस्तान को शर्म से पानी पानी करती है, वैसे ही सिंदूर नाम भी पाकिस्तान को उम्र भर शर्मसार करता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को यादगार बनाए रखने के लिए बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में अपनी एक पोस्ट का नाम सिंदूर पोस्ट रखने का फैसला किया। इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 2 और चौकियों के नाम भी उन जवानों के नाम रखने का प्रस्ताव है जो पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए। ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य और पराक्रम का नया प्रतीक है, लेकिन अफसोस कि राजनीति करने वालों ने पराक्रम के इस पिक्चर में आज प्रेम चोपड़ा की भी कास्टिंग कर दी है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। यह फिल्मी डायलॉग पुराने लोगों को याद होगा ही, नई पीढ़ी के लोगों ने भी हो सकता है सुन रखा हो। प्रेम चोपड़ा ये नाम बॉलीवुड में खलनायक का प्रतीक रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में अचानक प्रेम चोपड़ा की एंट्री कैसे हो गई, तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि एंट्री हुई नहीं बल्कि करवाई गई है। प्रेम चोपड़ा का ना तो पाकिस्तान से कोई संबंध है, ना ही ऑपरेशन सिंदूर से। उनका ना तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करने से कोई संबंध है और ना ही सिंधु जल समझौता स्थगित करने में, नाम में या काम में किसी तरह की कोई भूमिका। 90 साल के प्रेम चोपड़ा आज खुद सोच रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के झगड़े में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन ये सियासत है, किसी को कहीं भी घसीट सकती है। प्रेम चोपड़ा भी आज इसी तरह जबरन बीच में घसीटे गए हैं। प्रेम चोपड़ा को कौन बीच में लेकर आया और क्यों लाया, उसे जानने से पहले देश के 3 बड़े नेताओं के बयान आपको जरूर सुनने चाहिए। सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री के ये 3 बयान आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि आप भी अब जानना चाहते हैं कि इनका प्रेम चोपड़ा से आखिर क्या संबंध है। उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन क्या कहा है, वो आपको सुना देते हैं। प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की, पाकिस्तान को उसकी टेरर पॉलिसी के लिए फिर कड़ी चेतावनी दी और भारत का संकल्प बताया। जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। प्रधानमंत्री गांधीनगर से 1000 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में बैठी आतंकी सरकार को चेतावनी दे रहे थे। दुनिया में जा जाकर रो रहे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को समझा रहे हैं कि आतंकवादियों को पालने का शौक अब भी छोड़ दे, वक्त है छोड़ दे, वरना पाकिस्तान को हर बार करारी सजा मिलेगी। लेकिन देश की भावना को, सरकार की और सेना की इस भावना को कांग्रेस ने आज फिल्मी
डायलॉगबाजी बता दिया है। प्रधानमंत्री की चेतावनी से पाकिस्तान घबराता है और तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन कांग्रेस ने आज मोदी के इन बयानों को हंसी में उड़ा दिया और इसे प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉगबाजी बता दिया। तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि प्रेम चोपड़ा को ऑपरेशन सिंदूर में किसने घसीटा, साथ ही परेश रावल को भी घसीटा गया है। सुनिए। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है। पिक्चरें हम सब ने देखी है साहब, लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? मुझे लगता है ये 18 घंटे में से 17 घंटे डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटा बोलते हैं। एबीपी न्यूज की टीम की कोशिश रही कि कांग्रेस ने जो कहा उस पर प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की प्रतिक्रिया भी ला सकें, लेकिन दोनों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हुए हम सिंदूर को लेकर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं, सिर्फ सिंदूर पर। और सिंदूर का यह प्रसंग समझने के लिए आपको पहले लहू को समझना होगा। गालिब की गजल का एक शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इसका भावार्थ है, खून सिर्फ नसों में दौड़ने वाली चीज नहीं है, वो दर्द और वो गुस्सा ही क्या जो आंखों में आंसू की बजाय खून बनकर ना बह निकले। यह गालिब के शेर का भावार्थ है, ना कि शब्दार्थ। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी भाषी हिंदुस्तान में किसी को शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर समझाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। अब लहू से हम सिंदूर पर आएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ सुना देते हैं। जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, यह प्रधानमंत्री के गुस्से का भाव था। लेकिन विपक्ष उसी दिन से एक लाइन पकड़कर शुरू हो चुका है। शुरुआत कांग्रेस ने की कि रगों में सिंदूर कैसे बह सकता है। आज भी कांग्रेस ने कहा कि यह तो डायलॉग बोला जा रहा है, और यूं दिन भर डायलॉग दे रहे हैं, रगों में खून, रगों में सिंदूर, सिंदूर ठंडा, खून गरम, खून ठंडा, सिंदूर गरम। क्या है ये? मजाक बना रखा है इस पद का। और उसी दिन से एक रेला चल पड़ा है। यूट्यूबरों की जमात भी वीडियो बनाने में कूद पड़ी है कि नसों में सिंदूर कैसे बह सकता है। आज भी उद्धव की शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिख दिया कि मेरी रगों में अब खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। मोदी हिंदुत्ववादी हैं तो सिंदूर का महत्व समझना चाहिए, उन्हें समझकर बोलना चाहिए। सिंदूर मांग पर सजता है, सिंदूर शरीर में प्रवेश कर जाए तो जहरीला हो जाता है। हम प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। शंकर ने हलाहल पिया, मोदी सिंदूर का जहर पीने चले हैं, ये सामना में लिखा गया। यानी जिस सिंदूर को सरकार और सेना ने सुहाग के साथ शौर्य के प्रतीक के तौर पर भी स्टैब्लिश किया, उस सिंदूर पर अब मस्खरी की होड़, लाइक्स और व्यूज बटोरने की रेस लगी हुई है। जबकि सिंदूर पर गूगल से निकालकर जो ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है वो 20 सेकंड की भी नहीं है। सिंदूर को कमीला या कुमकुम के फल से बनाया जाता है। फल के बीजों को सुखाकर अच्छे से पीस लिया जाता है। वर्षों पहले सिंदूर में हल्दी और चूना भी मिला होता था। अब जो सिंदूर बनता है उसमें लेड और मरकरी होता है।
लेड मरकरी मुंह या पेट में चला जाए तो हानिकारक है। यह हार्ट, लंग्स, किडनी को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की रगों में लहू ही बहता है। सिंदूर प्रतीक है। यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो भावनाओं को किस तरह से प्रकट करते हैं। जिन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया गया, पाकिस्तान तक उसका स्पष्ट संदेश पहुंच चुका है। लेकिन हमारे देश की सियासत है जो ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर जैसे विषयों पर भी थमती नहीं दिखती। अब कल की एक तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में सिंदूर सम्मान यात्रा की तो उसमें 20,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ी में आई हुई थीं। लेकिन आज विपक्ष ने तिरंगा यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये तो सरकार की नाकामी का प्रतीक है। पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर तो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का। कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर कहीं से भी फेलियर नहीं है। जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। पूरे देश के लोग सेना के जवानों को सलाम भेज रहे हैं, उनको प्रणाम भेज रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा सुना रहे हैं। ऐसे में अगर उबाठा के हमारे साथी इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे सवाल उठाते हैं तो कुछ नहीं, वो उनका टुच्चापन है, उनकी नीचता है। 6-7 मई की रात पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। लेकिन अब उन्हें देखिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया था। ये दोनों भारतीय सेना के ही हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो डिजाइन किया था। इसमें ओ शब्द को सिंदूर से भरी कटोरी की तरह दिखाया गया और इस कटोरे से गिरा सिंदूर पहलगाम के उस स्थिति का प्रतीक था जिसमें आतंकवादियों ने सुहाग उजाड़ दिए थे। राजनीतिक द्वंद्व चाहे जो भी हो, जिस तरह का हो, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि ऑपरेशन सिंदूर की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है और ये नए भारत का सिंबल बनकर उभरा है। और इस पर राजनीति जितनी कम हो वो हम सब के लिए उतनी ज्यादा अच्छी है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहूंगी कि देश के नेता मिलकर कैसे काम करते हैं ये आपको इस वक्त देश में नहीं बल्कि विदेश में देखना पड़ेगा। देश में भले ही नेता आपस में झगड़ रहे हों, लेकिन विदेश में जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान टीम इंडिया बनकर। आप ओवैसी, थरूर और अभिषेक बैनर्जी को 3 इक्के मान सकते हैं। AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म में है। ओवैसी ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जोकर करार दिया है। ये दोनों भले ही पाकिस्तान की नजर में खुद को कुछ भी समझ लें, लेकिन ओवैसी की नजर में ये दोनों एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान में उनके चर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के नेता उन्हें काफिर और उसूलों को गिरवी रखने वाला नेता करार दे रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विदेश में भी पाकिस्तान को जबरदस्त धो रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने शहबाज मुनीर को जोकर कहा। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, लेकिन नालायकों को अकल भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को एक तस्वीर दे रहे हैं। मुनीर ने शहबाज को यह तस्वीर भारत के खिलाफ पाकिस्तान सेना की जीत के तौर पर दी। कुछ ही देर में मुनीर के झूठ का भांडा फूट गया।
यह तस्वीर चीनी सेना के युद्धाभ्यास की थी, यानी जिस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने का दावा कर मुनीर के नाम के आगे फील्ड मार्शल का तमगा लगा दिया गया है, उसकी एक अदद तस्वीर भी इनके पास दिखाने के लिए है नहीं। इसी पर ओवैसी ने दोनों को जोकर करार दिया है और बिल्कुल ठीक किया। वैसे तो टीम इंडिया की 60 टीमें दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं, लेकिन ओवैसी को आप टॉप परफॉर्मर मान सकते हैं। उनके हमले सबसे ज्यादा तीखे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब ओवैसी बिहार के चंपारण पहुंचे तो सिर पर उन्होंने तिरंगे की पगड़ी पहनकर राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया, पाकिस्तान को लताड़ा। जहां मौका मिला, जिस मंच से मौका मिला, जोरदार वार किया। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। सवाल यह है कि हमको एक शीशा पीली दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप शीशा पीला हुई दीवार भूल गए थे? पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के टॉप 3 प्लेयर में ओवैसी के बाद कांग्रेस के शशि थरूर और टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को रखा जा सकता है। शशि थरूर अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की कमान भी संभाल रहे हैं। उनकी टीम आज पनामा पहुंची। इससे पहले वो टीम थरूर अमेरिका और गुयाना में पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुकी है। वहीं अभिषेक बैनर्जी टीम संजय झा का हिस्सा हैं, जो दक्षिण कोरियाई देश सियोल में भारत की बात मजबूती से दमदार तरीके से रख रहे हैं। गुयाना में शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि हम शांति पसंद देश हैं, लेकिन बात देश पर आई तो हमें युद्ध से भी परहेज नहीं है। We are at peace today and we want to remain at peace. And that's also a very strong message. But we want to remain at peace with strength. We are not afraid that these people will hit us again. If they hit us again, they're going to get it back worse. We are determined to convey our steely determination and resolve. And we want the world to react also not with fear, but also not with indifference. पश्चिमी देशों में शशि थरूर ने कमान संभाल रखी है तो पूर्वी एशियाई देशों में अभिषेक बैनर्जी पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी भी तरह से मदद करना आतंकवादियों की मदद करने जैसा ही होगा। Pahalgam terror attack happened on the 22nd of April. We didn't strike back immediately. We waited for 2 weeks. We thought at least Pakistan will take some kind of action. Now the person who are attacking the innocent civilians, they're all Pakistani nationals. They are born and brought up in Pakistan. They are raised and trained in Pakistani soil and in Pakistani terror camps. We waited for 14 days expecting them to act, but they didn't. What India did was firm in resolve, yet honorable in action. We striked and destroyed 9 terror infrastructures that was in Pakistan, occupied Jammu and Kashmir and in Pakistan. अभिषेक बैनर्जी ने बेहद शानदार तरीके से अपनी बात रखी। वैसे ताश के खेल में जोकर कितनी भी कोशिश कर ले, इक्के के आगे हमेशा बौना ही रहता है। भारत के सामने यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। शहबाज और आसिम मुनीर की स्थिति क्या है? एक शेर है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। ये शेर इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बिल्कुल मुफीद है, सटीक बैठता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, ये आपको बताने वाली हूं, उसके पहले 2 तस्वीरें दिखा देते हैं जल्दी से। एक तरफ हिंदुस्तान के वो इक्के हैं जो 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, आतंक के मोर्चे पर उसे बेनकाब कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जोकर हैं। कमाल की बात यह है कि ये जोकर भी इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं।
ये बात अलग है कि इनकी ये दौड़ कुछ मुस्लिम देशों तक ही जाकर सीमित हो जाती है। शहबाज और मुनीर जिन देशों के दौरे पर हैं, उनकी गिनती तो उंगलियों पर ही खत्म हो जाती है। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान ये वो देश हैं जिसके दौरे पर ये जोकर इस वक्त हैं। अब मैं वापस उस शेर पर लौटती हूं जो मैंने आपको शुरू में सुनाया है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके नए नए बने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये यहां पर जाकर इन देशों को इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर जब उसे पीट रहा था, ये देश उसके साथ खड़े थे। ये बात अलग है, इसका फायदा पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं। तुर्की के ड्रोन का हमारे जवानों ने क्या हाल किया, ये हम सब ने देखा था। और अब इन देशों में भी पाकिस्तान को कुछ खास भाव मिल नहीं रहा है। शहबाज के अब तक के तुर्की और ईरान दौरे के बाद सवाल भी उठने लगे हैं, पाकिस्तान को इस दौरे से क्या हासिल हुआ, क्योंकि यहां जाकर भी पाकिस्तान के पीएम हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा ही रहे हैं। तुर्की के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ ईरान जा पहुंचे। ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने उनका स्वागत किया। इस स्वागत को देखकर शहबाज गदगद थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ईरान से उसे कुछ बड़ा हासिल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत और ईरान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया उसका ईरान जाने का फैसला गलत साबित हुआ, जिसकी झलक शहबाज शरीफ और पशकियान की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ गई। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. If they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. जरा सोचिए, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री टेररिज्म को खत्म करने की बात करता है तो वो उसके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये लोग खुद पालते पोसते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी पैदा करते हैं और फिर दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हुए शहबाज शरीफ आपको दिखाई दिए। वैसे शहबाज की गिड़गिड़ाहट में उनकी लाचारी भी साफ साफ नजर आ रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझ आ चुका है हिंदुस्तान से अदावत उसके बूते की बात नहीं, पाकिस्तान की औकात नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कह भी चुके हैं, अभी तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। सुनिए। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त और भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने 4 खास मुस्लिम देशों के पास अपना रोना लेकर पहुंचे। ये साबित करता है कि दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान से किस तरह किनारा कर लिया है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया के बड़े मुल्कों ने समर्थन किया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में वो मुस्लिम देश भी नहीं खड़े जिन्हें वो अपना दोस्त होने की हनक दिखाता है। पाकिस्तान वैसे तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी दोस्ती के ढोल पीटता है, लेकिन जिन देशों के दौरे पर शहबाज निकले हैं उनमें इन दोनों देशों का नाम ही नहीं। शहबाज शरीफ ने ईरान को रुझाने के लिए एक और चाल चली है, लेकिन उसकी ये चाल उन पर उल्टी पड़ सकती है। ये जानने के लिए आपको ईरान में दिए शहबाज शरीफ का बयान गौर से सुनना होगा। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. शहबाज का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान का उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से तनाव चल रहा है। ईरान ने अमेरिका की उस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसे 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को कहा गया था। ईरान का बयान साफ करता है वो अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का कहना है कि अगर डील नहीं होती और ज्यादा पाबंदियां लगती हैं तो भी कोई बात नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे। शहबाज की कमान से तीर निकल चुका है, जोश जोश में वो होश खो बैठे हैं। ईरान को साधने के चक्कर में पाकिस्तान सीधा अमेरिका को नाराज कर रहा है, वो अमेरिका जो पहले से पाकिस्तान के कान मरोड़ रहा है।
हाल के दिनों में अमेरिका ने एक के बाद एक पाकिस्तान को कई चोट दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के 8 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते पाकिस्तान की 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताया था। इसके अलावा अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने को लेकर एक विधेयक पेश किया गया। 2004 में अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और कर्ज कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही है। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को भी खरीदने का हकदार है। बीते करीब 2 दशक में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने के बजाय उसे पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में किया। अमेरिका पाकिस्तान से इस दर्जे को वापस लेने के मूड में है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अब तो पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन करके अमेरिका की दुखती नब्ज और छेड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है, जो उसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है, और वो ये है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी, और इस बातचीत के बीच में कोई भी नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहले पाकिस्तान बार बार कश्मीर चिल्लाता था, और अब हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जोकर्स का ये दौरा फ्लॉप शो साबित हो रहा है, जो अलग अलग देशों में जाकर वो करने की कोशिश कर रहे थे। लौटकर बुद्धू घर को आए कहावत इन पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी की बात पर अमल करने का। जनहित में अब बात हमारे दूसरे पड़ोसी देश चीन की करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुला समर्थन देकर चीन ने फिर से अपना चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया। चीन साफ कर चुका है कि भारत के खिलाफ वो हमेशा अपने पिट्ठू पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी एक्टिव कर दिया। आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में चीन को संदेश दे दिया कि भारत से व्यापार और पाकिस्तान से प्यार वाला डबल गेम अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का यही पैंतरा एक बार फिर से सबके सामने है, जिसने एक तरफ चीनी माल बेचने के लिए भारत को अपना बड़ा बाजार बना लिया है, जबकि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अपने हथियार थमा दिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के सामने पाकिस्तान के चीनी हथियार चूं-चूं का मुरब्बा साबित हुए, बुरी तरह से फ्लॉप रहे, फेल हो गए। चीन से निपटने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से स्वदेशी सामानों पर जोर देते हुए कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से शुरू हुआ, वो अब देशवासियों के संकल्प से पूरा होगा। मैं सैन्य बल और जनबल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जनबल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। प्रधानमंत्री की ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। देश में जब भी राष्ट्रवाद की लहर हिलोरे मारती है तो स्वदेशी का मुद्दा भी उभर आता है। गलवान में चीन के साथ हुए सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो देश भर में चाइना बायकॉट की मुहिम ने जोर पकड़ा था। हालांकि इस बार विवाद के केंद्र में पाकिस्तान है, चीन नहीं। लेकिन अपनी 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के जोर पर चीन लगातार भारत को घेरने के लिए रणनीति और कूटनीतिक व्यूह रचना की योजना पर काम करता रहता है, जबकि व्यापार के लिए भारत चीन का बड़ा सहयोगी है। भारत के बाजार चाइनीज सामानों से भरे पड़े हैं।
प्रधानमंत्री ने आज ऐसे ही चाइनीज प्रोडक्ट का जिक्र करते हुए देश के लोगों से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने के लिए कहा है। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। तो आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। दरअसल चीन की चुनौती से निपटने के लिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत है मजबूत अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी के मोर्चे पर 3 दिन पहले ही चौथे पायदान पर पहुंचकर भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से निपटने के लिए भारत को अभी लंबा फासला तय करना है, जबकि भारत में चीन के बने सामानों की बाढ़ आ चुकी है। आपके बच्चों के हाथों में खिलौने, मंदिर में भगवान की मूर्तियां, घरों में लगी सजावटी लाइट्स, घर के सदस्यों के पास मोबाइल, कॉस्मेटिक से लेकर शेविंग किट, स्टेशनरी तक, मेडिकल इक्विपमेंट, घरों और दफ्तरों पर लगे सोलर पैनल तक सब कुछ चीन से बनकर भारत पहुंचता है। चीन से बने सामानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको अपने आसपास शायद ही कोई ऐसी चीज मिले जिस पर मेड इन चाइना लिखा ना हो। एक चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई रायशुमारी में 62% भारतीयों ने माना है कि उन्होंने एक साल सबसे ज्यादा मेड इन चाइना सामान खरीदे, जिनमें मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल एसेसरीज पहले नंबर पर रहे। यानी सुबह आंख खुलने के बाद और रात को वापस सोने जाने तक भारत के लोगों का पूरा दिन चीन में बने सामानों के बीच गुजर रहा है, जबकि इसके ठीक उलट चीन में भारत का निर्यात घटता जा रहा है। कारोबारी साल में भारत और चीन के बीच यहां पर आपको दिखा रहे हैं 9.80 लाख करोड़ का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने चीन को सिर्फ 1,28,000 करोड़ का निर्यात किया, जबकि भारत में चीन से 8,42,000 करोड़ का आयात हुआ था। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि चीन को लेकर हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और आपको खुद के घर में भी झांक कर देखे जाने की जरूरत है कि चीन के प्रोडक्ट ने आपके घर में घुसपैठ तो नहीं कर ली है, क्योंकि आगे इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अभी से सोच समझकर सामान खरीदें। आगे बढ़ते हुए पड़ोसी मुल्कों की बात करने के बाद अब जरा बिहार लेकर चलते हैं आपको। सियासत की ओर आगे बढ़ते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी और परिवार में चल रहे फैमिली ड्रामा में आज एक नए किरदार की एंट्री हुई है, जिसने आरजेडी और लालू फैमिली के टेंशन मुश्किलें बढ़ा दी है। इस किरदार का नाम आकाश यादव है। आकाश यादव अनुष्का यादव नाम की उस लड़की के भाई हैं, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके तेज प्रताप यादव ने उनके साथ 12 साल से चल रहे प्रेम संबंधों का खुलासा किया था। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री से बातचीत के दौरान आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव और अनुष्का की शादी के सवाल पर कहा, इसका पता तभी चलेगा जब तेज प्रताप खुद सामने आएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव के घर में दूसरी बार किलकारी गूंजी है। आज उनको बेटा हुआ है और ये तस्वीरें उसी समय की आप देख रहे हैं जो खुद लालू परिवार की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तो एक तरफ ये खुशी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें लालू परिवार घिरा हुआ है। आकाश यादव, निधिश्री हमारी सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, जिन्होंने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है कि उसने सियासी हितों के लिए तेज प्रताप को अभी कुछ समय के लिए दूर किया है। सुनिए। क्या आप इस रिश्ते को, जो तेज प्रताप और अनुष्का के बीच है, दोनों की शादी हुई, क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं? देखिए, पहला नंबर चीज़ कि रिश्ते को मेरे स्वीकारने और अस्वीकारने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब लड़का और लड़की का जब मामला है और उन लोगों ने अगर कुछ डिसाइड कर लिया है, तो बीइंग अ एल्डर ब्रदर, बीइंग अ ह्यूमन, हमको या किसी को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए और उनको आगे का जीवन, चाहे वो हमारी बहन अनुष्का का हो या फिर तेजस्वी जी के बड़े भाई लालू जी के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव जी का हो, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता था कि तेज प्रताप और अनुष्का की शादी हो चुकी है? सिंपल सा सीधा सवाल। देखिए, इस पे मतलब हमको लगता है कि सारी बातें सबको पता है, बस वो लोग अगर बोले तो ज़्यादा बेटर होगा।
हम नहीं चाह रहे हैं कि हम इस मामले को और कंट्रोवर्शियल लुक दें। हम नहीं चाह रहे हैं कि मतलब, क्योंकि आप देखिए अगर सब कुछ गलत है तो जांच हो, बात आगे बढ़े। और जो प्रोसेस में जो चीज़ अभी सामने में दिख रही है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जितना मुझे मालूम है उससे कई गुना ज़्यादा लालू यादव जी और उनके परिवार को पता है। और अब आज का जनहित मंत्र बशीर बद्र का शेर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। जब भी किसी पर भरोसा करे सोच समझ कर करे, ना कि जल्दबाजी में। आंख बंद करके कतई नहीं, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।